जय श्री महाकाल। लक्ष्य कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। कल हमने जो इससे पहले जो क्लास ली थी उसमें हमने हिंदी की भाषा का इतिहास जाना था और किस तरीके से उसका विकास हुआ, उद्भव हुआ, कहाँ से हिंदी आई है, इस बारे में हमने डिस्कशन किया था। आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। सिलेबस को मैंने पहली क्लास में बता दिया था कि ये टॉपिक्स रहने वाले हैं। उस टॉपिक में जो सेकंड टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा वर्णमाला का। वर्णमाला की बात करें तो ये जो वर्णमाला है इसमें हम देख रहे हैं कि भाषा की जो इकाई है, जैसे कि देखते हैं कि जो भाषा है इसका जो निर्माण हुआ है एक वाक्य से हुआ है और वाक्य का निर्माण जो हुआ है उपवाक्य से। वहीं देखा जाए तो उपवाक्य का जो निर्माण हुआ है वो हुआ है हमारे पदबंध से, और पदबंध का जो निर्माण हुआ है वो है अक्षर और अक्षर का वर्णमाला से। इस तरह देखा जाए तो हिंदी भाषा का जो निर्माण हुआ है हमारा वाक, उपवाक, पदबंध, अक्षर और वर्णमाला, यानी कि हिंदी भाषा की जो इकाई होती है वो होती है वर्णमाला। अब हम वर्णमाला के बारे में पता करते हैं कि क्या होती है वर्णमाला। शुरू से ही हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि वर्णमाला के 52 अक्षर होते हैं जो अ से लेकर अज्ञा, ज्ञानी और ऋषि तक होते हैं। टोटल जो है वो 52 है। तो इसकी हम परिभाषा देखें, वर्णमाला की जो परिभाषा होती है, किसी भी भाषा, कोई सी भी भाषा हो, किसी भी भाषा में प्रयोग में आने वाली मूल ध्वनियां जो होती हैं उन मूल ध्वनियों के वर्णों के समूह को हम कहते हैं वर्णमाला। डेफिनेशन लिखते हैं, किसी भी भाषा के, किसी भी भाषा के अंतर्गत प्रयोग में आने वाली जो मूल ध्वनियां होती हैं, मूल ध्वनियों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो ये परिभाषा हो जाती है वर्णमाला की। अब हम देखते हैं जो वर्णमाला है, जो 52 अक्षर है वर्णमाला के, वो भी अलग अलग वर्ग में डिवाइड रहते हैं। कि वर्णमाला जो 52 अक्षर है, टोटल अक्षर है हमारे 52 वर्ण, जिसमें से पहला जो होता है वो होता है स्वर, और इनका जो होता है स्वर, उसके बाद होते हैं अयोगवाह, फिर होता है स्पर्श, उसके बाद हम देखते हैं तो होते हैं अंत्यस्थ, फिर होते हैं द्विगुण, ऊष्म, वो 11 होती है। जैसे कि सबको पता है अ से लेकर इनकी संख्या कितनी होती है 11, और ऋषि तक 11 होती है। अयोगवाह में जो वर्ण आते हैं वो आते हैं हमारे इनकी संख्या देखें
र, ल, व और इनकी संख्या होती है 4। हम बात कर रहे हैं द्विगुण व्यंजन की। इसके अंदर जो आते हैं वो होता है ड और ढ। इनकी संख्या गिनी जाए तो 2 होती है। उष्ण व्यंजन में श, स, स और ह, इनकी संख्या 4 होती है। संयुक्त जो होते हैं इनमें हम देख लेते हैं संयुक्त वर्ण में कौन कौन से वर्ण आते हैं। श, त्र, ज्ञ और ऋषिका, ये जो होते हैं 4 हैं। इस तरीके से वर्णमाला को डिवाइड कर दिया गया अ से लेकर ऋषि तक। और हम देख रहे हैं अयोगवाह में अम, अह और स्पर्श व्यंजन में क से लेकर मा तक। जय श्री महाकाल। आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो लाइक कीजिए। अरुण पटेल जी जय श्री महाकाल। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हम देख रहे हैं आगे, ये थे हमारे वर्णमाला जिसको हम इस तरीके से डिवाइड किया था। स्वर की बात करें, अब हम इन सभी को डेफिनेशन के हिसाब से पढ़ने वाले हैं। जैसे कि बात कर रहे हैं हम स्वर की। स्वर क्या होता है, पहले ही हमने जो नंबर पे लिया था वो था हमारा स्वर। स्वर की बात करें, वे ध्वनियाँ, मतलब जिस तरीके से हम बोलने वाले हैं, जो ध्वनियाँ हम बोलते हैं, जिन ध्वनियों के बोलने के लिए किसी भी स्वर यानी कि किसी दूसरे स्वर या व्यंजन की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम बोलते हैं स्वर। यानी कि ये जो ध्वनियाँ होती हैं, जो स्वर होते हैं, वो होते हैं स्वतंत्र। तो इसकी डेफिनेशन देखी जाए, वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण के लिए किसी दूसरे स्वर या वर्ण या फिर व्यंजन की आवश्यकता नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात ये स्वतंत्र होते हैं, अर्थात ये स्वतंत्र होती हैं। इसे हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। तो हमने स्वर को देखा है, कौन कौन से होते हैं हमारे स्वर। अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। यहाँ तक कि हम देख रहे हैं इस तरीके से हमारे होते हैं, ये होते हैं हमारे स्वर। अब हम स्वर की बात करें तो देख रहे हैं कि स्वर जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, इनके भी प्रकार होते हैं। उच्चारण के आधार पर किस तरीके से आप उच्चारण कर रहे हो, स्वर के उच्चारण में आपको कितना समय लग रहा है, तो इस तरीके से स्वर को हमने 2 भागों में बांटा है। 2 भाग में देखें तो पहला जो होता है वह उच्चारण में
समय के आधार पर देखें तो जो स्वर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ह्रस्व जिसे हम बोलते हैं लघु, वहीं दूसरे जो स्वर होते हैं वो होते हैं दीर्घ जिसे हम बोलते हैं गुरु स्वर। यानी कि स्वर जो होते हैं समय के आधार पर कितना समय उच्चारण में लगने वाला है उसे हम बोलते हैं स्वर। दो प्रकार के हो जाते हैं, लघु स्वर और दीर्घ स्वर। लघु स्वर को हमने देखा है, इसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं, जिनके उच्चारण में क्या है कम समय लगता है कि बोलने में। जैसे कि हम बोल सकते हैं अ, ई, उ और री। इसके अंदर कौन कौन से आ जाते हैं हमारे लघु में? अ, ई और उ और री ऋषिका। यानी कि ये ह्रस्व स्वर में आ जाते हैं कि इनको बोलने में कम समय लगता है, बहुत जल्दी बोलने में आ जाते हैं। दूसरी हम बात कर रहे हैं दीर्घ स्वर की। इस दीर्घ स्वर में आप देखेंगे आ जो बड़ा आ है, वहीं बड़ा उ है, बड़ा ई है और ए। इस तरीके के जो वर्ण आते हैं गुरु वर्ण होते हैं। देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट चलते हैं आगे। हमने पढ़ा समय के आधार पर उच्चारण करने में कितना समय लग रहा है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि रचना के आधार पर किस तरीके से होते हैं, किस तरीके से ये स्वर बने होते हैं। ह्रस्व स्वर में हमने देखा है अ, ई और छोटा उ और री ऋषिका। वहीं हम दीर्घ में दोबारा देख रहे हैं, दीर्घ में कौन कौन से होते हैं? बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा उ और ए। इस तरीके से ये हमारे हो जाते हैं समय के आधार, मतलब समय कितना लग रहा है इनको उच्चारण करने में। नेक्स्ट जो हम देखने वाले हैं वो है रचना के आधार पर। जो नेक्स्ट देख रहे हैं स्वरों का निर्माण किस तरीके से हो रहा है वो है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर रचना के आधार पर देखा जाए तो ये जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मूल दीर्घ स्वर। पहला होता है मूल दीर्घ स्वर। क्या होते हैं मूल दीर्घ स्वर? इसमें वे स्वर जिनके खंड नहीं किए जा सकते, मतलब इनको तोड़ा नहीं जा सकता है, सिंगल होते हैं वे स्वर। कौन से स्वर है? वे स्वर जिनका या जिनके खंड नहीं होते, खंड नहीं होते, उन्हें हम कहते हैं मूल दीर्घ स्वर। कौन कौन से होते हैं वो होते हैं आ। ये जो आ है हमेशा ऐसा ही रहता है, इसको तोड़ भी नहीं सकते। जबकि हम आ को हम देखेंगे दूसरे उसमें आ जो है ये सिंगल होता है, यानी इसको हम खंड नहीं कर सकते। वही हम देखते हैं ई, इसको भी हम खंड नहीं कर सकते, ये मूल है। वही हम देखते हैं उ और री ऋषिका। ये चार वर्ण जो होते हैं मूल दीर्घ स्वर होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम संयुक्त दीर्घ स्वर। संयुक्त दीर्घ स्वर। अब इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो स्वर होता है उसको हम खंड किए जा सकते हैं। जिनके खंड नहीं किए जा सकते वो थे हमारे मूल, और जिसके खंड किए जा सकते हैं वो स्वर क्या कहलाते हैं? हमारे संयुक्त स्वर होते हैं। कौन
दीर्घ स्वर कहा जाता है। वही हम इसको देखें, ये बना होता है अ और ए से। ओ की बात करें, ये जो ओ है ये हमारा बना होता है अ और उ से। नेक्स्ट देखते हैं, जो सेम दीर्घ स्वर में आ रहे हैं वो होता है औ, जो बन रहा है अ और ओ से। इस तरीके से ये हमारे संयुक्त दीर्घ स्वर हो जाते हैं। डेफिनेशन लिखते रहते हैं। वे स्वर जिनके खंड किए जा सकते हैं, जिनके खंड किए जा सकते हैं। और दो अक्षरों से मिलकर, मतलब जो दो मूल अक्षर हैं उन मूल दो अक्षरों से मिलकर इनके बनते हैं। तो ये हमने देखे हैं रचना के आधार पर। आप लोग एक बार नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गुड मॉर्निंग महेश कटारिया जी, गुड मॉर्निंग। आप सभी लाइक कीजिए। जो नहीं समझ में आ रहा हो प्लीज कमेंट करो। देख लीजिए, बात कैसे देख लीजिए, मूल दीर्घ स्वर और संयुक्त दीर्घ स्वर। इसमें हमने पढ़ा है अ ई उ और संयुक्त में पढ़ा है हमने ए ओ औ। ये थे हमारे रचना के आधार पर। जो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं, जो नेक्स्ट टाइप है किस तरीके से होते हैं, वो होगा हमारा जाति के आधार पर। तीसरा नंबर डालेंगे बिल्कुल। ये दूसरे नंबर का था रचना के आधार पर। तीसरा है जाति के आधार पर। जाति के आधार पर। अब जाति के आधार पर देखा जाए तो स्वर या वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो हम जाति के आधार पर देख रहे हैं। तो होता है इसमें, पहला होता है हमारा सजाति। सजाति के अंतर्गत एक जैसे वर्ण आते हैं। कौन कौन से? एक होता है अ, दूसरा होता है आ, इसी तरह होता है ई और उसी की जाति का ई। जोड़े में रहते हैं, एक ही जाति के होते हैं। और दूसरा होता है हमारा विजाति। विजाति में क्या होता है, जैसे कि अ है तो उसके साथ ई हो जाएगा, उ है तो उसके साथ ए हो जाएगा। मतलब ये एक जाति के नहीं होते हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं, इन्हें विजाति कहते हैं। अब हम जो नेक्स्ट देखने वाले हैं वो है 4th नंबर पे देखते हैं हम जिह्वा। हमारी जीभ किस तरीके से प्रयत्न कर रही है, स्वर के उच्चारण में हमारी जीभ किस तरीके से व्यवहार कर रही है, तो उसी के आधार पर हमने नया जो प्रकार रहा है वो है जिह्वा प्रयत्न के आधार पर। जिह्वा प्रयत्न के आधार पर। अब जिह्वा प्रयत्न के आधार पर देखें तो हमारी जो जीभ है वो 3 पार्ट में हमने देखी है। देखते हैं कौन सी। पहला देखें तो अग्रभाग। अब ऐसे स्वर जो जीभ के आगे वाले हिस्से से बोले जाते हैं, जैसे कि कौन कौन से बोले जाते हैं, ई ए। इसमें क्या होता है, उच्चारण करते समय हमारी जो जीभ होती है वो बाहर की तरफ होती है। आप ट्राई करके देखें, ई ए। ठीक है ना, जो जीभ होती है वो बाहर की तरफ धकेलती है। वहीं देखते हैं जो दूसरा भाग होता है वो होता है पश्च भाग। पश्च भाग में जब कुछ
स्वर के जो वर्ण बोले जाते हैं इसमें क्या होती है, जीवा पीछे की ओर होती है। हम कुछ बोलते हैं जैसे कि हमने बोला आ, तो हमारी जीभ पीछे के मतलब गले साइड की तरफ होती है। वहीं देखते हैं हम उ, बोल के देख लीजिए आप खुद कि आ बोलने पर हमारी जीभ का जो हिस्सा है वो पीछे की तरफ जा रहा है, ठीक है। वहीं आ जाता है हमारा ओ, ये है पश्च के आधार पर, ठीक है। अब हम मध्य के आधार पर देखें, मध्य में कौन कौन से वर्ण आते हैं, मध्य भाग। मध्य भाग में ऐसा वर्ण जो यथा स्थान पर रहे, मतलब बोलने पर ना तो वो जीभ आगे जाए और ना पीछे आए, तो ऐसा जो वर्ण है वो है सिर्फ अ। और जो रहता है इसमें जीभ यथा स्थान बनी रहती है, जहां है वहीं बनी रहती है। तो देख लीजिए ये है हम चौथा टाइप था जिन्हा प्रत्यय के आधार पर अग्रभाग से जो जिन्हा प्रत्यय करती है उसमें ई आता है, ए आता है। पश्च भाग में आ, उ और औ आता है। नेक्स्ट देख रहे हैं जो मध्य भाग में होता है जिसमें जीवान जो होती है बिल्कुल यथा स्थान बनी रहती है, ना वो पीछे जाती है ना आगे आती है, तो ऐसा जो वर्ण होता है वो होता है अ। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट रहने वाला है फिफ्थ, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो फिफ्थ नंबर का है, जो है उच्चारण प्रयत्न के आधार पर किस तरीके से उच्चारण करते हैं, हमारा मुख किस तरीके से बनता है। तो फिफ्थ पॉइंट बनेगा हमारा उच्चारण के आधार पर, उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। जो पहला वाला पढ़ा था वो था उच्चारण के समय के आधार पर, यहाँ पर है उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। अब इसमें देखा जाए कि उच्चारण प्रयत्न के आधार पर जब हम कोई वर्ण बोलते हैं तो किस तरीके से हमारा मुख व्यवहार कर रहा है, तो देखते हैं तो बनते हैं, इसमें देखते हैं हम वृत्तामुखी जो होता है, वृत्तामुखी। और दूसरा होता है अवृत्तामुखी, अवृत्तामुखी। क्या होता है वृत्तामुखी और अवृत्तामुखी? जय श्री महाकाल, कोमल वाघेला, जय श्री महाकाल। आप लोग बताते रहिए, कमेंट शेयर करिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम, ये हम पढ़ रहे हैं उच्चारण प्रयत्न के आधार पर जो पांचवा प्रकार है। इसमें हमने देखा है कि वृत्तामुखी क्या है, वृत्तामुखी जिसमें मुख जो होता है बोलने पर कैसा बन जाता है, ओ। प्रयत्न करते हैं हम तो वृत्त के आकार के बन जाता है, मतलब गोल बन जाता है। तो ऐसे कौन से वर्ण होते हैं, वो होते हैं उ, ओ और औ। यही चार वर्ण हैं जिसे बोलने पर हमारा जो मुख होता है वो वृत्त के आकार का, जैसे कि बोल के देखो उ, ओ, औ, तो ये हो जाता है हमारा, यहाँ पर देख लें वृत्त के आकार का हो जाता है, वृत्त के आकार का मुख हो जाता है, ठीक है। जिसमें कौन से वर्ण आ रहे हैं, उ, ओ, औ। अब नेक्स्ट में देखते हैं तो ऐसे कौन से वर्ण हैं जो अवृत्तामुखी होते हैं, तो इसमें जो आ जाते हैं वो होता है आपका अ, आ, ई। आप खुद बोल के देखिए कि क्या इन वर्णों के बोलने से
इसमें जो मुख होता है वो वृत्त के आकार का नहीं होता है, वृत्त के आकार का नहीं होता। ठीक है, तो ये था हमारा उच्चारण प्रश्न के आधार पर। क्या देखा हमने? वृत्तामुखी और अवृत्तामुखी। वृत्तामुखी में हमने देखा है उ ऊ ओ औ, वहीं अ आ ई ए ऐ, जिसमें वृत्त के आकार का हमारा मुख नहीं होता है। नेक्स्ट जो हम लेने वाले हैं वो है मुख प्रश्न के आधार पर। मुख प्रश्न के आधार पर आप नंबरिंग देखेंगे, 6 नंबर का हो रहा है, प्रकार है वह है मुख प्रयत्न के आधार पर, मुख प्रयत्न के आधार पर, यानी कि कोई भी वर्ण जिसे बोलने पर हमारा मुख किस तरीके से व्यवहार कर रहा है, कैसा आकार ले रहा है, तो ऐसा देखा जाए तो ये हो जाते हैं 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होता है? पहला जो होता है वो होता है विवृत। क्या होता है विवृत में? विवृत स्वर बोल सकते हैं हम इन्हें, विवृत। दूसरा जो होता है अर्ध विवृत। तीसरा होता है संवृत और चौथा होता है अर्ध संवृत। तो हमारा जो मुख प्रयत्न कर रहा है उस मुख प्रयत्न के आधार पर जो स्वर हो रहे हैं वो 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं हमारे? विवृत स्वर और अर्धविवृत स्वर, और तीसरा है संवृत स्वर और चौथा है अर्धसंवृत। क्या होता है विवृत स्वर? जिसमें मुख पूरा खुला होता है, जिसमें मुख, जो हमारा मुख होता है बोलने पर पूरा खुला रहता है, पूरा खुला रहता है। तो ऐसा वर्ण कौन सा होता है? ऐसा वर्ण होता है आपका आ। बोल के देखिए आप खुद ही, आ वर्ण जो है पूरा का पूरा खुला होता है, वो किस प्रकार में जाता है? विवृत स्वर में। दूसरा जो आता है अर्धविवृत स्वर। ऐसा विवृत स्वर जिसके बोलने पर मुख पूरा तो नहीं खुलता है पर आधा खुला रहता है। तो ऐसे वर्ण कौन कौन से होते हैं आपके? जिसमें मुख आधा खुला रहता है। तो ऐसे जो वर्ण होते हैं वो होते हैं आ, ए और ओ। ये ऐसे वर्ण हैं जिसे बोलने पर हमारा मुख जो है थोड़ा खुला रहता है। इसमें पूरा खुला, विवृत में मुख पूरा खुला होता है, जबकि अर्धविवृत स्वर में मुख थोड़ा खुला रहता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है संवृत स्वर। संवृत स्वर में मुख जो होता है पूरी तरीके से बंद होता है। मुख जो होता है पूरा बंद होता है। तो ऐसे कौन से वर्ण होते हैं जिसमें पूरा बंद होता है? तो वो होते हैं आपके ई उ ऊ। ये 4 वर्ण जो होते हैं, जो स्वर होते हैं, ये क्या होते हैं? बोलने पर हमारा मुख जो होता है पूरा बंद होता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? संवृत स्वर। नेक्स्ट जो है अर्धसंवृत, जिसमें मुख क्या होता है? आधा बंद होता है। ठीक है ना, ऊपर लिख देती हूं मैं इसका चौथा। अर्धसंवृत जिसमें मुख क्या होता है? आधा खुला रहता है, सॉरी आधा बंद होता है। पहले वाले में हमने देखा है कि मुख जो होता है संवृत में पूरा बंद होता है और अर्धसंवृत में जो है आधा बंद रहता है। फोर्थ है अर्ध
स्वर जिसमें हमारे ए और ओ आते हैं, जिसमें मुख हमारा क्या होता है, आधा बंद होता है। तो अब हम नेक्स्ट जो देखने वाले हैं अयोगवाह, जिसमें हमने नेक्स्ट स्वर के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक था वो था अयोगवाह। क्या होते हैं अयोगवाह, जिसमें हमने पढ़े थे अयोगवाह में कौन कौन से वर्ण आते हैं। अयोगवाह की बात कर रहे हैं तो क्या होता है अयोगवाह। अयोगवाह जिसमें जो ना तो अयोगवाह क्या होते हैं ये अयोगवाह, जिसके जो वर्ण कह सकते हैं वे वर्ण जो ना तो स्वर हो और ना ही व्यंजन हो, उसे हम कहते हैं अयोगवाह। ये स्वर और व्यंजन क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि जो व्यंजन होते हैं ये व्यंजन की तरह स्वर से पहले नहीं आते जबकि बाद में आते हैं, और फिर ये व्यंजन भी नहीं है क्योंकि ये स्वर के बाद नहीं आते, तो ये कहलाते हैं हमारे अयोगवाह। अयोगवाह में कौन कौन से प्रकार आ जाते हैं, इसमें आ जाते हैं आपके अनुस्वार। अनुस्वार कौन कौन से होते हैं, अनुस्वार। दूसरा होता है हमारा अयोगवाह के अंदर आपने देखा होगा आहा ऐसे ऐसे वर्ण आते हैं जिनकी ध्वनियां स्वर के बाद आती हैं। कौन कौन से वर्ण होंगे इसमें, अंग, चंग, बिंदी आती है हमारी, और भंग। तो ये अनुस्वार या अनुस्वार में आते हैं। अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं विसर्ग। अयोगवाह में जो दूसरा है वो है विसर्ग। विसर्ग में देखा होगा जिसके उच्चारण करने में हम ह आधा ह वर्ण का यूज करते हैं, जिसमें बिंदी लगती है पीछे, जिस तरीके से हम ह वर्ण यूज करते हैं, आहा बोलते हैं, आहा, प्रातः, इस तरीके से जो वर्ण यूज करते हैं हम, ये आ जाते हैं विसर्ग में। वहीं जो तीसरा जो हो जाता है अनुनासिक। अब हम इनकी ध्वनियां भी देखते हैं किस तरीके से ये आती है, ध्वनि कहाँ कहाँ से इसका उच्चारण होता है। अनुस्वार का जो उच्चारण होता है वह हमेशा नाक से उच्चारित होता है, नाक से उच्चारण होता है इसका, ठीक है, जैसे अंग, चंग, भंग। वही हम देख रहे हैं विसर्ग में जो उच्चारण होता है अह, ठीक है, बाद आते हैं। और तीसरा जो हम देख रहे हैं वो तीसरा आ जाता है हमारा अनुनासिक। अनुनासिक, अनुनासिक की बात करें तो जिसमें हमें उच्चारण करते समय जो ध्वनियां जो होती है ना व मुंह दोनों के द्वारा उच्चारित होती हैं, तो इन्हें हम कहते हैं अनुनासिक। ना व मुख दोनों के द्वारा उच्चारित होते हैं। तो ऐसे कौन कौन से, जैसे कि चांद बोला जाता है, चांद, ठीक है, चंद बिंदु जो होता है ये होती है हमारा अनुनासिक स्वर होता है। अनुस्वर, विसर्ग, तो अह, प्रातः और अनुनासिक, तो ये हमने देखे थे अयोगवाह। अब हम जो देखने वाले हैं वो नेक्स्ट है हमारा व्यंजन। गुड मॉर्निंग महेश, मुकेश काटारा जी, गुड मॉर्निंग। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं व्यंजन। व्यंजन की बात करने वाले हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो है हमारा व्यंजन। स्वर की हमने बात करी थी, उस समय हमने देखा था कि स्वर के बोलने में दूसरे स्वर और दूसरी व्यंजन की आवश्यकता नहीं होती उच्चारण करने में। वही हम बात करने वाले हैं व्यंजन की। खत्म, ठीक है। नेक्स्ट जो रहने वाला है हमारा व्यंजन। जिन ध्वनियों के उच्चारण में क्या होता है, में हवा अवरोध के साथ निकलती है, यानी कुछ भी हम बोलने वाले हैं तो कोई वर्ण जो निकलेगा हमारे मुख से वो कैसे निकलेगा,
हवा के माध्यम से, मतलब इसको किसी न किसी वर्ण की आवश्यकता पड़ती है, इसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। तो हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, जिन ध्वनियों के उच्चारण में, जिन ध्वनियों जो होते हैं, हम जो उच्चारित करते हैं, ध्वनियों के उच्चारण में हवा अवरोध के साथ, यानी कुछ वर्ड हम जो है उच्चारित कर रहे हैं, अवरोध के साथ बाहर निकलती है, तो वह व्यंजन कहलाती है। व्यंजन के बाद इसकी दूसरी, वे ध्वनियां जो कि बिना किसी व्यंजन की सहायता से नहीं बोली जा सकती हैं, उसे भी हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। व्यंजन की हमने बात कही थी, जो कहाँ से कहाँ तक होते हैं, क से लेकर माँ तक होते हैं, और टोटल इनके वर्ण जो होते हैं वो कितने होते हैं, 25 होते हैं। ठीक है, टोटल वर्ण कितने होते हैं, 25 होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम नेक्स्ट ले रहे हैं व्यंजन के बाद में, वो है हमारे अंतस्थ। अब क्या होते हैं अंतस्थ, इसमें जो आता है वो आता है य, र, ल और व, ये होते हैं अंत्यस्थ। याद रखिएगा, ये 4 वर्ण हमेशा पूछे जाते हैं अंत्यस्थ व्यंजन में, य, र, ल और व। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम ऊष्म व्यंजन, जो है नेक्स्ट हमारा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में जब हम कुछ उच्चारण करते हैं तो जो वर्ण है गर्महाट से होती है, जैसे कि बोल के देखें, श, जीभ जो होती है अंदर से दूसरे वर्ण से चिपकी रहती है, श, स, स और ह। ये 4 वर्ण जो हैं वो हमारे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, ये कौन से होते हैं, हमारे ऊष्म व्यंजन। वहीं हम देखते हैं नेक्स्ट जो है हमारा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, ये जब भी इनका उच्चारण किया जाता है तो ये हमेशा दूसरे वर्ण के साथ ही आते हैं, तो उन्हें बोला जाता है संयुक्त वर्ण व्यंजन। कौन कौन से होते हैं, जैसे कि छ किससे बना होता है, कैसे संयुक्त हुआ, क्योंकि ये बना होता है का। इस का मतलब होता है कि ये जो व्यंजन आया है बिना किसी स्वर के है। जब भी आपको ऐसा साइन, हल्का साइन दिखे, यानी कि ये जो व्यंजन है वो बिना स्वर के हैं। स्वर के जो किससे बना है, ये जो छ का बना है, ये बना है का और श से। वही दूसरा जो संयुक्त वर्ण हम देखते हैं त्र, ये काय से, किस चीज से बना है, ता वर्ण से और रा से, ता और रा से बना है। वही हम क्या देखते हैं, ये किससे बना है, कौन से 2 वर्ण है जिससे बना है, तो ये है ज और या, ये 2 वर्णों से मिलकर बना है। वही हम देखते हैं किन 2 वर्णों से मिलकर बना है, तो ये बना है हमारा श और र से। तो इस तरीके से जो छ, त्र, ज्ञानी है, ये जो है वो 2 वर्णों के संयुक्त होने पर ही ये बनते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। इनकी याद रखिएगा, अंत्यस्थ कौन कौन से हो जाते हैं हमारे, य, र, ल, व, और ऊष्म में जिसमें गर्महाट के साथ वर्ण निकल रहे हैं व्यंजन श, स, स, ह। वही हम संयुक्त की बात कर रहे हैं, संयुक्त व्यंजन में कौन कौन से आएंगे हमारे, छ, त्र, ज्ञ, दी। तो ये है हमारे 4। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो नेक्स्ट है 7वां प्रकार, द्विगुण व्यंजन। नेक्स्ट कौन सा है हमारा, इसके बाद देख लीजिए, आप नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, जो नेक्स्ट पॉइंट रहने वाला
नेक्स्ट जो है प्रत्यय के आधार पर, अभी हमने जो देखा वो व्यंजन थे जो 25 थे, क से लेकर म तक जो है 25 है। वही अंतस्थ, यरलावा, उष्मन, श, स और ह। नेक्स्ट में जो है हम पढ़ रहे हैं प्रत्यय के आधार पर कि किस तरीके से प्रत्यय करने पर व्यंजन किस तरह, कितने पूरी जो वर्ण है कितने बढ़ रहे हैं, मतलब कितने प्रकार के हो रहे हैं। तो हम प्रत्यय के आधार पर देखें, प्रत्यय के आधार पर कैसे बोले जाते हैं वर्ण, ऐसे देखा जाए तो ये होते हैं 8 प्रकार के, 8 प्रकार होते हैं। कौन कौन से ऐसे वर्ण हैं जो 8 प्रकार के होते हैं, तो देखते हैं हम। पहला होता है, पहला देखें तो स्पर्श। स्पर्श के अंतर्गत कौन कौन से आ रहे हैं, इसके अंतर्गत आते हैं क से लेकर क ख ग से लेकर हमारे म तक 8 प्रकार पढ़ रहे हैं हम। प्रत्यय के आधार पर पहला कौन सा हो जाएगा हमारा स्पर्श, जिसमें क से लेकर म तक, तो ये टोटल हो जाते हैं हमारे 25। दूसरा जो है स्पर्श संघर्षी, इसमें क्या होते हैं जो वर्ण निकलते हैं हमारे उच्चारण करने पर, तो दूसरे वर्ण के साथ ये क्या करते हैं, संघर्ष करते हुए निकलते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, च, छ, छ और ज और झ, ये 4 वर्ण जो होते हैं वो होते हैं स्पर्श संघर्षी। अब देखते हैं कौन सा है तीसरा, संघर्षी उष्म, यानी कि ये दूसरे वर्ण के साथ तो निकलते ही हैं, साथ में उसे गर्म भी कर देते हैं। तो ऐसे कौन कौन से होते हैं, श, श, स और ह। तो इनकी भी संख्या कितनी हो जाती है हमारी, 4 हो जाती है। अब हम बात करते हैं नासिक की। नासिक के मतलब कि जो वर्ण, ऐसे वर्ण जिसे नाक किस द्वारा बोला जाता है, ध्वनि निकलती है, तो ऐसे कौन कौन से हो जाते हैं, णा हो जाता है, ना हो जाता है, और नेक्स्ट हो जाता है या, ना, इस तरीके से वर्ण होते हैं और इनकी संख्या होती है हमारी 5। ये 5 जो होते हैं नाक से ध्वनि निकलती है ऐसा प्रतीत होता है। दूसरा होता है लुंठित। अब ये लुंठित में क्या होता है, इसे हम प्रकंपी भी बोलते हैं, प्रकंपी। इसमें क्या होता है, कोई जो वर्ण होता है कंपन करता है, तो ऐसा कौन सा वर्ण होता है, वो होता है र। बोल के देख सकते हो टाइप करके, र जो वर्ण है उसे बोलने पर हमारी जीभ जो होती है कंपन करने लगती है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, प्रकंपी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रकंपी भी बोलते हैं। अब बात करते हैं 6 नंबर पे आता है पार्श्व। इसमें क्या होता है, पार्श्विक में जो वर्ण बोला जाता है उसमें से जो बोलते समय हवा जीभ के आसपास के हिस्से से निकल जाती है, बगल के हिस्से से निकल जाए, तो ऐसा कौन सा वर्ण है, वो वर्ण है आपका ल वर्ण। ये जो ल वर्ण होता है बोलने पर इसके द्वारा ध्वनि हमारे आसपास के हिस्से से, जीभ के आसपास के हिस्से से निकलती है, ल। ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं वो होता है उच्छिष्ट। ये होता है जो 7 नंबर का है वो है हमारा उच्छिष्ट। उच्छिष्ट क्या होता है, इसे द्विगुण में भी बोलते हैं क्योंकि इसे बोलने पर कैसा लगता है, ड। जीभ जो होती है उछलती है, कौन कौन से वर्ण बोलने को, ड और ड। इन्हें बोलने पर हमारी जो जीभ होती है वो कैसी होती है, उछलती है, ड़। ठीक है, अब हम देख रहे हैं 8वां जो वर्ण
आधा स्वर्ण होता है अर्ध स्वर, कौन कौन से ऐसे होते हैं? ये होते हैं आपके या और व। कौन से होते हैं? या और व, ये अर्ध स्वर होते हैं। अब या की बात हम करें तो या जो है दो वर्णों से मिलकर बना है। कौन कौन सा है? इसमें कौन कौन से स्वर आ रहे हैं? एक होता है अ और दूसरा होता है ई। ये दो से बना है, इसलिए या को बोला जाता है अर्ध स्वर। नेक्स्ट जो आता है जो व है, ये व किन दो स्वर से बना है? तो ये बना है आपका अ और उ से। जो व बना है आपका कैसे बना है? अ और उ से। तो ये स्वरों से मिलकर बने हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं? अर्ध स्वर कहलाते हैं हमारे। तो ये हमारे 8 प्रकार थे जो प्रत्यय के आधार पर थे। अब हम जो नेक्स्ट जो है पढ़ने वाले हैं वह है उच्चारण के आधार पर। तो इसके बाद ये जो है आगे बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए नेक्स्ट हम जो कल पढ़ने वाले हैं वो रहेगा हमारे उच्चारण स्थान के आधार पर किस प्रकार से हैं। आगे जो महाप्रयाण अल्पप्रयाण जो है वो हम कल की क्लास में देखेंगे। आज हम यहाँ तक ही रहने देते हैं। आपको ये क्लास कैसी लगी? लाइक शेयर एंड कमेंट करके हमें बताइएगा। धन्यवाद।